नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल हम लोग। स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट पे आऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो आज मैं फिर से बात करूंगा महाराष्ट्र की राजनीति की। अब तक जो महाराष्ट्र में राजनीति थी वो तो उसका उसकी ध्रुवी थी शिवसेना का दो ग्रुप, यानी कि शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप, और इनमें से कब कौन बीजेपी में मिल जाएगा इसके ऊपर चर्चा चलती थी और उस पर मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं और ये आए दिन चर्चा में भी आते रहते हैं। लेकिन आज एक डिफरेंट मोड़ लिया है राजनीति में। वहां पर अ, दो किस्से हुए हैं और जो कि बाद में इनको इंटर रिलेट कर दिया गया था। एक तो ये है कि वहां पर अबू आजमी ने एक बयान दिया है शाबा फिल्म को देखने के बाद। उन्होंने ये कहा कि और औरंगजेब एक कोई क्रूर व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ही सद्भावनापूर्ण व्यक्ति था और उसने हिंदुओं के लिए करीब 500 मंदिर बनाया और उनको जो शाबा फिल्म में है उसमें गलत तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। उन्होंने कोई अत्याचार संभाजी महाराज पर नहीं किए। इस पर पूरे महाराष्ट्र में काफी प्रक्रिया हुई और जो मुख्य प्रक्रिया आई वो आई उप मुख्यमंत्री शिंदे की तरफ से, जिन्होंने कहा कि अबू आदमी ने इस राष्ट्र का अपमान किया है और उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया है और इसके चलते उस पर अबू आदमी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और उन पर एकदम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। इस तरह की कुछ उन्होंने बातें कही। ऐसा मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया है। लेकिन इसे इसके बाद अबू आजमी ने ये अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि मैंने ये मेरे निजी विचार नहीं थे, मैंने जैसा पढ़ा था उनके हिसाब से दिया था और इससे जैसा कि स्टैंडर्ड होता है, किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरा संभाजी महाराज को का अपमान करने का कोई विचार नहीं था। तो ये एक बात थी। और दूसरा केस था कि धनंजय मुंडे का। धनंजय मुंडे जो कि फूड और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में। ये धनंजय मुंडे एनसीपी पवार ग्रुप के हैं और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी ये मंत्री थे, तो उन्होंने किसी तरह दोनों सरकारों में अपना मंत्रित्व बरकरार रखा था। और एक तरह से उन्होंने पंकजा मुंडे जो कि उनकी कजन है, यानी गोपीनाथ मुंडे की पुत्री है, उनको चिढ़ाने का भी एक तरह से उनका ये प्रयास था। तो उनको रिजाइन करना पड़ा। उनको रिजाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके एक सहायक है जिनका नाम वाल्मीकि खराट है। फराड है, उनको गिरफ्तार किया गया है एक मर्डर केस में। और जो मर्डर था वो संतोष देशमुख का हुआ था, जो एक बीड जिले में किसी गांव जिसका नाम महाजोग है उसके सरपंच का मर्डर किया गया था। उनका मर्डर बहुत ही क्रूर तरीके से किया गया था। उनका पहले अपहरण किया गया और फिर उनको 7 लोगों ने लाठियों घूंसों से मारा और यहाँ तक भी कहा जाता है कि उन्होंने मूत्र विसर्जन भी किया उनके मुंह में। और उनके अर्धनग्न बॉडी को फिर बाद में विकसित अवस्था में वो बॉडी पाई गई। ये करीब दिसंबर की बात है। और हाल ही में इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन 7 लोगों ने उनका उनके 15 वीडियो बनाए, कई फोटोएं खींची और 2 लाइव व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल भी किए। उनकी सबकी रिकॉर्डिंग में भी उसके साथ में बनाई गई थी और ये हाल ही में ये सोशल मीडिया पर आ गई है। तो पुलिस ने जो उन पे चार्जशीट दाखिल की है उनको गिरफ्तार करके, उसमें उन चार्जशीट का ये सब हिस्सा है। और फिलहाल ये कुछ वीडियोस वायरल हो गए हैं सोशल मीडिया पर भी। तो काफी दबाव था इसका मुख्यमंत्री पर भी। और उन्होंने फिर मुंडे को धनंजय मुंडे से रेजिग्नेशन ले लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। अजीत पवार ने भी इसमें कुछ ज्यादा अड़ंगा नहीं लड़ाया, उन्होंने भी कुछ हल्का फुल्का बयान देके बात आई गई कर दी। उन्होंने यही कहा कि मॉरल ग्राउंड पे धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, हालांकि उनका मर्डर से कोई संबंध नहीं था। जो वाल्मीकि कराड़ है, ये इनके राइट हैंड मैन थे। ऐसे राइट हैंड मैन जैसे कि अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार थे, जो जिनके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। यानी जो चुनाव प्रचार आदि सारे का सारा काम जो धनंजय मुंडे का था वो यही देखते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग एक्सटोर्शन का एक रैकेट चलाते थे और ये ग्रुप किसी पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से पैसा वसूली का काम करना चाहता था, यानी एक्सटोर्शन मनी लेना चाहता था, जिसका सरपंच संतोष देशमुख ने विरोध किया। और इसके चलते उनको फिर अपने जान से जान गंवानी पड़ी। तो ये तो एक मुद्दा था। और
इस मुद्दे पर ट्यूसडे को जब विधानसभा में बहस हो रही थी, विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामेदार बहस होनी थी। इसी बीच में अबू आजमी ने विधानसभा से बाहर आकर ये स्टेटमेंट दिया जो मैंने आपको पहले सुनाया अबाउट औरंगजेब की क्रूर नहीं था वगैरह। तो इस पर कल के दिन में फिर बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। और जो मुख्य विषय विधानसभा में चल रहा था धनंजय मुंडे का, वो पीछे दब गया। हालांकि धनंजय मुंडे इस्तीफा दे चुके थे मॉरल ग्राउंड पे, तो बाद में ही खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि इसके अलावा जो सुप्रिया सूले या कुछ आदित्य ठाकरे, इन लोग तो वो इस मर्डर संतोष देशमुख के मर्डर पर सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे, जो कि आम बात है, रेटरिक में होता है। और सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की पुत्री है और एनसीपी की लीडर है, वो तो कहते हैं कि इनको इस्तीफा देने में 84 दिन क्यों लगे। पहले तो इस्तीफे का मांग करते हैं, जब इस्तीफा दे देता है कोई, तो फिर कहते हैं कि इसको इतने दिन क्यों लगे। तो ये सब रेटरिक है जो इंडियन पॉलिटिक्स में चलता रहता है। अब अ, जो उन्होंने बयान दिया अबू आजमी ने, वो बताते हैं कि विधानसभा के सेशन के बीच में आके दिया। तो जो एक रोहित परमार एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सदस्य हैं, उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि ये तो बीजेपी का प्री प्लान्ड था। उन्होंने अबू आजमी इसको क्योंकि धनंजय मुंडे पे सरकार की काफी खिंचाई हो रही थी, और तो उनसे बचने के लिए उन्होंने अबू आजमी से ये प्लान किया और उससे समय बयान दिलाया था, ताकि विषय एकदम बदल जाए और सरकार पर उस दबाव से निकल जाए। हालांकि मर्डर केस था, पुलिस के ऑलरेडी उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, धनंजय मुंडे इस्तीफा दे गए, तो कुछ बचा नहीं रहा था। लेकिन फिर भी एक हंगामा करने का सब्जेक्ट था। तो रोहित परमार ने अबू आदमी को भाजपा की बी टीम बताया। तो इंटरेस्टिंग है। और फिर संजय राउत भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी उसको भाजपा को बी टीम बनाया। तो इस तरह भारतीय राजनीति में जो बी टीम का खेल है वो चल रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को ही भाजपा की बी टीम बना दिया। हालांकि असाउद्दीन ओवैसी को कभी बीजेपी की बी टीम बनाते हैं, कभी कांग्रेस की बी टीम बनाते हैं। पर शुक्र है कि वो बी टीम ही है, कभी ए टीम नहीं बन पाए और शायद बन भी नहीं पाए। तो ये एक तो बी टीम का राष्ट्रीय स्तर और राज्य के स्तर पर ये खेल चल रहा है भारत में, ये चलता रहेगा। क्योंकि जब आप दूसरे को नहीं हरा पाते हैं तो कोई एक अच्छा बी टीम अच्छा बहाना रहता है। दूसरी बात है, जो अबू आजमी ने जब अपने बयान पर क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने मेरी कोई संभाजी महाराज को इंसल्ट करने की कोई नियत नहीं थी। और अगर किसी की भावनाओं को इससे ठेस पहुंचा तो मैं इसलिए क्षमा मांगता हूँ। जैसा कि स्टैंडर्ड होता है कि आप गाली दे दो, उसके बाद कह दो आई एम सॉरी। तो वो राजनीति में जो क्षमा मांगने का, क्षमा क्षमा का खेल चलता है, माफी मांगने का खेल चलता है, वो उन्होंने पूरा उसको कंप्लीट कर दिया। जो कहना था वो तो कह ही दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे निजी विचार नहीं थे, ये तो मैंने जो इतिहासकारों से सुना है वो मैंने बात बताई। मतलब मेरे निजी विचार नहीं थे। अब तक ये होता है, जो विशेषकर कांग्रेस पार्टी करती है कि कोई उनका नेता कोई स्टेटमेंट देता है, जैसा कि हाल ही में शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को तोंदू कहा, बहुत सॉरी तोंदू का या मोटा का। तो उसको पार्टी ने प्रवक्ता ने पवन खेड़ा ने उन्होंने कह दिया कि हमारा पार्टी का विचार नहीं है। अब ये बहुत हंसी की बात है कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसी पार्टी रोहित शर्मा की मोटापे पे भी कोई विचार रखेगी। पर उन्होंने कह दिया कि भाई ये हमारा पार्टी का विचार नहीं है। हालांकि उनको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी, मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये भी बताया है। पर पार्टी जैसे किसी के निजी बयान के पल्ला झाड़ लेती है, उसी तरह ये नया एक अबू आजमी ने नुस्खा दिया है कि आप बयान दे दो, उसके बाद कह दो कि ये मेरा निजी बयान नहीं था, ये मैंने पढ़ा है या किसी से सुना है इसलिए दिया है। तो वो भी उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। तो नया तरीका है। अब आपको आगे जो इस तरह के विवादास्पद या बयान विवादास्पद में होता है, उसको बाद में मीडिया विवादास्पद बना देता है। तो जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बनाए जाएंगे, उनका एक नया रास्ता अबू आजमी ने निकाला है। और ये बाकी बचे हुए राजनीतिक दल और राजनीतिक भी फॉलो करेंगे कि मेरा नहीं था, ये तो मेरे को उसने कहा था इसलिए मैंने कह दिया, या मैंने पढ़ा था, या मैंने इतिहासकारों ने कहा था, या फिर मैंने वो फिल्म देखी थी उसके आधार पे कहा। तो नया ट्रेंड है, इंटरेस्टिंग है। आपको कैसा लगा ये मेरा आज का विश्लेषण, जो जिसमें मैंने दोनों घटनाओं को कंबाइन करके बताया। और
बी टीम खेल और मेरा निजी विचार नहीं था, इस पे एक नया एंगल दिया। तो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।